डॉक्टर विंध्याचल यादव, डॉक्टर रविशंकर सोनकर, उमेश जी, और सभागार में सामने दिख रहे हैं डॉक्टर विवेक जी, मोहन जी, ऋषिकेश सुलभ जी, एहसान साहब, राजकुमार जी, आप सबको मेरा नमस्कार। कुछ व्यक्तिगत परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, तो कविताएं यद्यपि पढ़ ली हैं, फिर भी उस मनस्थिति में नहीं हूँ कि कुछ ठीक से आपके सम्मुख इन कविताओं पर अपनी बातें रख सकूं। बहरहाल आपने यह अवसर दिया है, मैं आभारी हूँ राजकमल प्रकाशन समूह का भी और इस सत्र के आयोजकों का भी। दो तीन बातें मुझे कहनी है संक्षेप में, बहुत जल्दी निकल जाना है मुझे। वाया नई सदी इस संग्रह का शीर्षक है और बहुत ही अर्थपूर्ण है, क्योंकि बताया है लोगों ने कि एक तो कविता और उसमें भी तो असल कविता है, तो असल कविता वह है जिसे थोड़ा तो कवि लिखता है और थोड़ा उस कविता को ही बार बार समय लिखता है। इस संदर्भ में यदि इस संग्रह की कविताओं को रखकर देखें तो एक बात स्पष्ट है कि कवि श्री प्रकाश शुक्ल इस नई सदी के ऐसे कवि हैं जिनमें नई सदी में होने का बोध भी है और बोझ भी है। इस नई सदी में होने का बोध लिए हुए एक कवि उस सदी की विडंबनाओं के बोझ से अपनी कविता की सामग्री जुटाता है। बहुत पहले श्रीकांत वर्मा ने कहा था, उनको यूपी हिंदी का पहला नाराज कवि माना जाता है। उनकी कविता है कि मैं क्या कर रहा था जब सब कह रहे थे मुंह मत खोलो, मैं भी कह रहा था मुंह मत खोलो, बोलो जो सब बोलते हैं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है, हमारे ही बीच का एक कवि वह नहीं बोल रहा है जो सब बोल रहे हैं, बल्कि इनकी कविताओं में वह भी है जो सब नहीं बोल रहे हैं, और वह कुछ अधिक है। अधिक इस संदर्भ में है कि जो पिछली शताब्दी बीती है, उस शताब्दी को अतिरेकों का युग कहा एरिक हॉब्सबॉम ने। कई तरह के अतिवाद से पूरी शताब्दी जकड़ी हुई थी और कवि, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी उन अतिवादों से अपने को मुक्त करने में उलझे रहे। वह शताब्दी तो बीती, लेकिन जो सामने आया, जो नया आया, उस नई सदी के आरंभ में भी उम्मीद बहुत जल्दी नाउम्मीदी में बदलती दिखाई पड़ रही है। आप जानते हैं, लोगों ने बताया है, बहुत अधिक दोहराने की जरूरत नहीं है कि जो पुराना साम्राज्यवाद था उसी की तरह इस शताब्दी के आरंभ में ही अमेरिका ने पूरी दुनिया के असभ्यों को सभ्य बनाने का जिम्मा लिया और जो असभ्य हैं तथाकथित, उनकी दृष्टि में उनको सभ्य बनाने के कार्यक्रम में अमेरिका ने पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा की घोषणा की।
लेकिन हमारे सामने जाहिर है कि यह सब महज शब्दाडंबर बनकर सामने आते रहे। इनका कोई अर्थ अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। एक ऐसा देश जिसकी लगातार आने वाली सरकारें दूसरे देशों पर आक्रमण करती रही हैं, न केवल आक्रमण किया है, खूंखार तानाशाहों का समर्थन किया है और विरोधी विचारों की हत्या का षड्यंत्र रचता रहा है। उस देश के शासक जब पूरी दुनिया के सामने मुंह उठाकर स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, तो उसके पीछे जो झूठ और पाखंड का विराट प्रदर्शन है वह भी छिपा नहीं रह सका है। तो नई सदी आई, लेकिन झूठ और पाखंड का सामना करते हुए इस संग्रह की तमाम कविताओं में आप सत्ता, शक्ति, ताकत, और उस ताकत के फैलाए जा रहे झूठ की पहचान कर सकते हैं। इसी तक कारण से मैंने आरंभ में ही कहा था कि वाया नई सदी का शीर्षक बहुत मानीखेज है, ठहर कर सोचने की जरूरत उत्पन्न करती है। तो दूसरी बात इस संग्रह की कविताओं में है कि इनके पहले के संग्रहों की तरह ही इस संग्रह में भी आरंभ से अंत तक बनारस मौजूद है, लेकिन वह वही बनारस नहीं है जो इनके इस संग्रह से पहले संग्रह की कविताओं में संकलित है। बहुत गहरी बात अभी नहीं कह रहा हूं, बस ऊपर से देखा है। तो जो इनके आरंभिक या इस संग्रह से पहले के संग्रहों में संकलित कविताएं हैं, वहां बनारस का भूगोल, और इस संग्रह को आप ध्यान से देखेंगे, बनारस जिस भी रूप में उपस्थित है वह उस भूगोल के इतिहास, उस भूगोल की जड़ों की पहचान से संबंधित है। हम सब लोगों को इस संग्रह की कविताओं को ध्यान से पढ़ना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। मैं प्रकाशक को भी, कवि को भी और इस परिचर्चा सत्र के आयोजकों को भी बधाई देता हूँ और अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अपनी कुछ परेशानियां हैं मेरी आज। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद।